इमेजिन करिए आपने पिछले 5 से 10 सालों में ढेर सारी मेहनत करी और उस ढेर सारी मेहनत का फल आपको पैसे के स्वरूप मिला और उस पैसे को आपने बहुत संभाल कर इकट्ठा करके रखा, सेव करके रखा। लेकिन कुछ ही टाइम में ये हिडन एनिमी, एक छुपा हुआ एनिमी आपकी पूरी सेविंग्स की, जो पूरा पैसा था उसकी वैल्यू चुरा कर ले जाता है। क्या आप जानते हैं उस हिडन एनिमी यानी छुपे हुए एनिमी का नाम क्या है? उसका नाम है इन्फ्लेशन। अगर हम 2025 यानी 2025 के फिगर्स और फैक्ट्स पे जाएं तो लोगों का भी मानना सही है। लोगों का ये मानना है कि इन्फ्लेशन काफ़ी कंट्रोल में है। और वो ऐसा किस लिए कह रहे हैं? उसका सिंपल रीज़न ये है कि CPI लो चल रहा है। और हाँ, अगर हम सच में फिगर्स एंड फैक्ट्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो वाकई में लो है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पैसों की वैल्यू कम नहीं हो सकती। नमस्ते, मेरा नाम है वैनिश और स्वागत है आपका मेरे चैनल फाइनेंस विद वैनिश में, जहां हम रोज़ाना पैसे की समझ को आसान, असरदार और प्रैक्टिकली बहुत यूज़फुल बनाते हैं। आज इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन्फ्लेशन क्या होता है, 2025 में इन्फ्लेशन का क्या सीन है, आखिरकार आपके पैसे की, रखे हुए पैसे की वैल्यू कम क्यों हो जाती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ऐसे कौन सी बातें हैं जिसका अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम अपने पैसे की वैल्यू को गिरने से रोक सकते हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स भी बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपनी वेल्थ को इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल फाइनेंस विद वैनिश को और शामिल हो जाइए हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में। तो आइए समझते हैं कि आखिरकार ये इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन को समझने के लिए आप मानिए आपके पास एक बास्केट है और उस बास्केट में वो सारी चीज़ें रखी हैं जो शायद रोज़ाना आपकी लाइफ में यूज़ होती होंगी, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल खाना, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड एट्सेट्रा। अब मान लीजिए अगर यही सारी चीज़ों में की वैल्यू में या प्राइजेस में इंक्रीज़ हो तो दैट इज़ व्हाट यू कॉल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी महंगाई। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप 1 किलो आटा 100 रुपये का खरीदते थे और 1 साल बाद ये जो 1 किलो आटा था वो अब 105 रुपये का हो गया है। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप खरीद तो 1 किलो आटा ही पा रहे हैं, लेकिन पहले आप 100 रुपये में खरीदते थे, अब आप 105 रुपये में खरीद रहे हैं, यानी 5 रुपये महंगाई बढ़ी है। अगर आप परसेंटेज में निकालेंगे तो यहाँ पे 5% की महंगाई में इंक्रीमेंट आया है। तो ये जो हिडन चीज़ थी कि 100 रुपये से 105 हो गया, वो 5% इज नोन एज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या होता है? आपको लगता है कि आपकी अर्निंग बढ़ रही है, आपका पैसा बढ़ रहा है, लेकिन साथ में इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। तो होता यह है कि सारी चीज़ें बराबर रहती हैं, या कई केसेस में ये भी देखा जाता है कि हमारे पैसे की वैल्यू गिरने लग जाती है। और हमेशा ध्यान में रखिए, अगर आपने इस बात का ध्यान नहीं रखा तो ऐसे ही आपका पैसा, रखा हुआ पैसा, उसकी वैल्यू गिरना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये जो इन्फ्लेशन होता है वो छुप के अटैक करता है। तो आइए जानते हैं कि 2025 यानी 2025 में इन्फ्लेशन का क्या सीन है। 2025 में इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा इंटरेस्टिंग है। हेडलाइन CPI इन्फ्लेशन का फिगर काफ़ी नीचे आ रहा है, जैसे कि जुलाई 2025 यानी जुलाई 2025 में रिसेंटली ये 1.55% रिकॉर्ड हुआ। कई लोग सोचेंगे इस बात को, देखा इन्फ्लेशन कम हो गया है, अब सेफ है, पर ये पूरी स्टोरी नहीं है। फूड इन्फ्लेशन नेगेटिव भी हो रही है, लेकिन याद रखिए इन्फ्लेशन बास्केट में ही सब कुछ नहीं होगा। हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ, फ्यूल, इन चीज़ों का इम्पैक्ट अभी भी हैवी है। और एक चीज़, जब इन्फ्लेशन बहुत लो हो तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स भी लो हो सकते हैं, या रिटर्न्स उतने नहीं मिलते जितने एक्सपेक्ट किए जाते हैं, जिससे रियल रिटर्न्स नेगेटिव हो सकते हैं आपके। मतलब हाँ, इन्फ्लेशन 2% है, पर अगर आपकी सेविंग्स पर रिटर्न 4% है और टैक्स, फीस वगैरह वगैरह मिला के नेट रिटर्न 2% बनती है, तो आपका रियल रिटर्न 0% होगा। इसलिए 2025 का डेटा एनकरेज तो कर रहा है, बट यहाँ पे हमको सोच समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार आपका पैसा चुपके से कम क्यों हो रहा है, यानी आपके पैसे की वैल्यू आखिरकार चुपके से कम क्यों हो रही है। तो पहली बात यह है कि सेविंग्स अकाउंट में रखा हुआ पैसा, आपके सेविंग्स अकाउंट पे रखा हुए पैसे पर आपको 4%, एग्जाम्पल लेते हैं, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है।
लेकिन उसी समय पे इन्फ्लेशन का रेट 4% से लेके 5% तक है। तो अगर आपको इंटरेस्ट 4% मिलेगा और अगर इन्फ्लेशन भी 4% हुआ तो यहाँ पे आपको जो रिटर्न मिलने वाली है वो ज़ीरो होती है। लेकिन अगर आपका सेविंग्स इंटरेस्ट 4% ही है और इन्फ्लेशन 5% हो गया, इस केस में आपको लगेगा कि मैं पैसे इकट्ठा तो कर रहा हूँ, बट आप कहीं ना कहीं ये बात को शायद भूल जाएंगे कि इन्फ्लेशन रेट 5% होने के कारण आपके ओवरऑल पैसे की, आपके ओवरऑल सेविंग्स की जो वैल्यू है वो गिर रही है। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि आपने बहुत सारा पैसा अपना बचा हुआ FD में लगा दिया। अब हुआ ये कि आपने ध्यान नहीं दिया और इंटरेस्ट रेट जो आपको मिलने वाला था वो मार्केट रेट से कम था। तो इस केस में आपको जो ओवरऑल रिटर्न होगी वो काफ़ी कम हो सकती है और कम ही मिलेगी आपको। थर्ड बात, स्पेंडिंग पैटर्न बदल रहा है। शायद आप ध्यान नहीं दे रहे हैं और आपसे छुप कर ये चीज़, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर और हाउसिंग रेंट, ये तीनों चीज़ें बढ़ रहे हैं, जो काफ़ी हायर लेवल पे ये चीज़ हो रही है। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन जो है आपके पैसे को, रखे हुए पैसे को डी वैल्यू बहुत जल्दी कर रहा है। चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बहुत सारे लोग इस बात को नेग्लेक्ट करते चले जा रहे हैं, टैक्सेस और हिडन चार्जेस का आपके इन्वेस्टमेंट को ड्रेन करना। अब ये कैसे? हाँ, माना कि आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, उस पर आपको बहुत पॉजिटिव रिटर्न्स मिली हैं, बट क्या आपने ध्यान दिया कि उसी समय पे टैक्सेस, फीस और जो भी वगैरह वगैरह जो चीज़ें यहाँ पे फ़ीस के तौर पे लगती हैं वो थोड़ी सी बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से आपको जो एक्चुअल रिटर्न मिलने वाली थी वो कम होकर आपको मिल रही है। दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, यानी कि इन्फ्लेशन के हिसाब से अपने पैसे को आप एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये ध्यान में रखिए कि धीरे धीरे से आपकी जो भी वेल्थ है, जो भी आपने जोड़ रखा है, उसकी वैल्यू चोरी होती चली जा रही है। चलिए अब जानते हैं कि वो क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो क्या प्लानिंग्स हैं जिसका इस्तेमाल करके हम काफ़ी हद तक इन्फ्लेशन से फाइट कर सकते हैं। पहली बात, आप रियल रिटर्न पे फोकस करें। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया, वहाँ से रिटर्न आपको 10% मिलने वाली है, लेकिन इन्फ्लेशन रेट 6% का चल रहा है। तो आप ये मान के चलिए 10% आपकी इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आएगा, -6% इन्फ्लेशन चल रहा है, तो आपकी जो असल रिटर्न हुई वो सिर्फ 4%। स्ट्रैटेजी नंबर 2, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करिए। थोड़ा सा फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स में डालिए, कुछ पैसा गोल्ड में डालिए, कुछ पैसा आप इक्विटी में डाल सकते हैं। इस तरीके से और भी सारे जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अपने पैसे को, अपनी इन्वेस्टमेंट को उसमें डाइवर्सिफाई करिए। डेफिनेटली यहाँ पे आपको इन्फ्लेशन से लड़ने का एक अच्छा मौका, यानी एक अच्छा फील्ड मिल जाएगा। स्ट्रैटेजी नंबर 3, कोशिश करिए कि आप अपना पैसा इन्फ्लेशन लिंक्ड एसेट्स में डालें। अब इन्फ्लेशन लिंक्ड एसेट्स के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो इनकी भी वैल्यू बढ़ने वाली है, तो आप कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन से फाइट कर लेंगे। सिमिलरली अगर आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया रियल एस्टेट के अंदर, तो आप भी जानते हैं महंगाई बढ़ती है तो रियल एस्टेट भी बढ़ रहा है, और हाल फिलहाल तो रियल एस्टेट के जो दाम है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं। तो इन चीज़ों में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन से अच्छी फाइट आप कर पाएंगे। स्ट्रैटेजी नंबर 4, स्पेंडिंग हैबिट पे थोड़ा सा कंट्रोल करो, थोड़ा लगाम लगाओ। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है, हमारी इनकम बढ़ती है और हमारी इनकम बढ़ती तो हम सोचते हैं हम अपने खर्चे भी बढ़ा देते हैं, हम अपना लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना चाहते हैं। अगर आप उससे बच सकते हैं तो काफ़ी हद तक आप इन्फ्लेशन को बीट कर जाएंगे। स्ट्रैटेजी नंबर 5, रेगुलरली अपने एसेट्स, जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनको रिविजिट करिए, उनको रिवाइज करिए, और साथ ही साथ आप अपने सारे इन्वेस्टमेंट को, जितना भी एलोकेशन कर रखा है आपने, उसको देखते रहिए, उस पर निगरानी रखिए। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे देश में टैक्स की पॉलिसीज़ बदलती हैं, आए दिन इन कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। तो अगर आप स्टैटिक रहने वाले हैं, आप अपनी पॉलिसी प्लानिंग्स में कोई चेंज नहीं करने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं करेंगे। अगर टैक्स के रेट्स में इजाफा हो गया, यानी कि वो बढ़ गए, तो फिर वो भी नेगेटिवली आपकी इन्वेस्टमेंट को इम्पैक्ट करेंगे और आपके अच्छे खासे वैल्यू जो आपको मिल सकती थी उसकी वैल्यू में गिरावट आ जाएगी। दिस इज़ द रीज़न वाई आपको अपने जो भी आप प्लान करते हैं, जो भी प्लॉट करते हैं, जैसे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको रिवाइज करना, उनको रिविजिट करना बहुत ज़रूरी है। उनको देखना ज़रूरी है कि ये सही चल भी रहे हैं या नहीं। अगर ये 5 स्ट्रैटेजीज़ को आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं, इसको अपना कह लीजिए पार्ट बना लेते हैं लाइफस्टाइल का, इन्वेस्टमेंट वाली, तो आप कहीं ना कहीं ये देखेंगे कि आपका पैसा जो एक डी वैल्यू वाले होल में गिर रहा था, आप उस पैसे को उस डी वैल्यू होल से बाहर निकाल लेंगे और सेव कर लेंगे। तो आइए आज एक मिथ तोड़ते हैं। अगर CPI इन्फ्लेशन 2 से 3% है
तो बहुत से लोगों को लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये गलत सोच है। आइए हम इसको चेक करते हैं, जानते हैं कि आखिरकार ये गलत सोच क्यों है। क्योंकि आपका पर्सनल इन्फ्लेशन अलग हो सकता है। अगर आपका बास्केट एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग काफ़ी हैवी है तो, और कुछ चीज़ें इन्फ्लेशनली हाई इंक्रीज़ होती हैं, जैसे कि हेल्थ कॉस्ट, प्रॉपर्टी मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, जिनको सीपीआई फुल्ली कैप्चर या तो बिल्कुल नहीं कर पाता, या तो कैप्चर करता भी है तो उसमें काफ़ी डिले हो जाता है। तो रियलिस्टिकली अगर हम लोग बात करें, रियल सिचुएशन की बात करें, अपनी इन्फ्लेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। नेशनल नंबर पर रिलाय नहीं हो सकते हो आप। आई होप ये इन्फ्लेशन के ऊपर सारी वीडियो, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर वीडियो काफ़ी वैल्यूबल लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करके मुझे ये बात बताएं कि आपका बिगेस्ट रिस्क पैसे को लेकर क्या है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरा रिस्क होता तो मैं वहाँ पे लिखता माई बिगेस्ट रिस्क इज़ कि मैंने अपना सारा पैसा एफडी में लगा दिया और मैंने डाइवर्सिफाई नहीं किया। अगर डाइवर्सिफाई करता तो शायद मैं अपने इस इन्फ्लेशन का शिकार होने से बच सकता था। अगर आप ऐसी वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो हम डेली एक नई वीडियो इस चैनल पे पोस्ट करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लेना। थैंक यू।